हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी, कोई बता दे आवाज़ आ रही है और स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही। ये एडमिन इनके आप जो है इनको मैसेजेस अलाउ करें ताकि मुझे पता चले। जी, कोई एक बता दे कि आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही। हमज़ा आप बता दें। जी ठीक है, सबको हो रही है। ठीक है, अच्छा। इकराम, ये जो है ये 245 वाला बैच 245 का लेक्चर है और मुझे नहीं पता कि 247 का हुआ है या नहीं हुआ, तो ये 245 का है। ठीक है, चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी वो उसमें मैंने आपको एंड में जो है मैकावेली पढ़ाया था। तो मैकावेली पे हमने ख़त्म किया था। तो मैंने आपको वो बताया था कि मैकावेली और कार्ल मार्क्स में से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लाजमी नहीं है कि इस बार भी है, लेकिन मैं पास्ट एनालिसिस की बेस पे ये आपको बता रहा हूँ कि इनमें से मोस्टली जो है एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आज हम जिस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे वो है सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स। सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली तीन फ़िलासफ़र्स हैं। एक हॉब्स है, एक लॉक है और एक रोसो है। ठीक है, इन तीनों की अपनी अपनी जो है वो फ़िलासफ़ीज़ हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। तो इनके हवाले से जो है एक चीज़ ये भी है कि इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और एक लाजमी आता है इनमें। ठीक है, इस बार भी एक ज़रूर आएगा और सम टाइम इसमें से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट टाइम जो आया था वो हॉब्स और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आई थिंक कंपैरिजन आया था, नहीं सॉरी, इनकी स्टेट ऑफ नेचर पे क्वेश्चन आया था। तो हर बार इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है और समटाइम दो भी आ जाते हैं। तो आपने इन तीनों को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तीनों की, लेकिन फ़िलॉसफ़ी अपनी अपनी है। बेसिकली तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इन तीनों को ख़त्म करेंगे और अगर टाइम बच गया तो हम एक और फ़िलासफ़र है बेंथम, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वो उससे भी समटाइम एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हॉब्स के ऊपर, फिर लॉक के ऊपर और देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स रोसो। तो स्टार्ट करते हैं हॉब्स से। हॉब्स के बारे में बेसिकली सीएसएस के हवाले से जो हम इधर मोस्टली इस तरह से होता है कि पूरी फ़िलासफ़ी करवाना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इधर लिखे हैं, तो इससे आपका हॉब्स पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हॉब्स का मैं आपको पहले जनरल इंट्रोडक्शन भी बता दूंगा और उसकी इन्वायरमेंट के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं वो भी बताऊंगा। फिर हॉब्स का जो बेसिकली कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर स्टेट ऑफ नेचर का और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मतलब ये सारा कुछ मैं आपको जो है हॉब्स की फ़िलासफ़ी में करवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हॉब्स के इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हॉब्स जो थे वो पैदा हुए थे इंग्लैंड में, वेस्टपोर्ट में। तो ये इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं, समटाइम एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं। फिर हॉब्स ने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो इम्पोर्टेंट काम इनकी 3 बुक्स हैं और ये 3 किताबें। सबसे पहली किताब ये एमसीक्यूज़ में आती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है आपको। समटाइम डेट का पूछ लेते हैं, समटाइम किताब का नाम और उसकी डेट या किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते यही हैं। तो सबसे पहली किताब इन्होंने डी कॉर्पोरे पॉलिटिको 1640 में लिखी। दूसरी डिसाइव है 1642 में लिखी और सबसे इम्पोर्टेंट बुक वो है लेवियाथान 1651 में इन्होंने लिखी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेवियाथान की है।
तो ये तो हो गया हाब्स का हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो अब हम चलते हैं प्रॉपरली, इसको शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट क्या थी, हाब्स किस तरह के माहौल में पैदा हुआ। आपको मैंने बताया है जो फ़िलासफ़र होता है वो हमेशा अपनी माहौल का आउटकम होता है, यानी कि उसकी फ़िलासफ़ी में हमेशा उस चीज़ का इम्पेक्ट होता है जहाँ वो पैदा होता है, जिस माहौल में वो पैदा होता है। तो जैसे आपको मैंने पिछले फ़िलासफ़र्स का बताया था किस तरह एनवायरनमेंट ने उनको अफेक्ट किया, तो हाब्स पे भी एनवायरनमेंट का बहुत असर था। इसलिए हाब्स के बारे में ये कहा जाता है कि हाब्स अकेला पैदा नहीं हुआ। जब हाब्स पैदा हुआ तो इसका ट्विन, इसका जुड़वा भाई फियर भी यानी खौफ भी इसके साथ पैदा हुआ था। ये कहावत है इसके बारे में। और ये कहावत क्यों है, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो इंग्लैंड का जो दौर था वो सिविल वार का दौर था। हर तरफ लड़ाइयाँ, कत्लो गारत थी, खौफ था, फियर था हर तरफ। लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक मोनार्की और डेमोक्रेसी की जंग लगी हुई थी। डेमोक्रेटिक चाह रहे थे कि मोनार्की को ख़त्म करके इसकी जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाए, और मोनार्की वाले चाह रहे थे कि इसको सस्टेन किया जाए। तो हाब्स ने के दौर में एक सिविल वार इंग्लैंड में लगी हुई थी, और इस सिविल वार ने हाब्स के अंदर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि हाब्स जब पैदा हुआ तो उसका जुड़वा भाई फियर भी उसके साथ पैदा हुआ। और ये फियर हाब्स की फ़िलासफ़ी में आपको आगे चल के नज़र आएगा कि वो कितना फियर था उसको, और उसने इस फियर को स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या किया। फिर यहाँ पर वो इंग्लैंड में देखता रहा कि खाना जंगी लगी हुई है, सिविल वार लगी हुई है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब वो लेटर ऑन फ्रांस जाता है तो फ्रांस में वो देखता है कि बड़ी स्टेबिलिटी है। हाब्स ने देखा, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम चल रही थी एब्सोल्यूट मोनार्की। यानी एब्सोल्यूट मोनार्की, आपको मैंने पहले भी बताया कि वो वाली फॉर्म होती है जिसमें मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर होती हैं, फुल पावर्स होती हैं, और वो ऑल इन ऑल होता है। तो फ्रांस में उस टाइम एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, जिसकी वजह से हाब्स ये सोच रहा था कि इसकी फ्रांस की स्टेबिलिटी की असल वजह यही है कि उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसकी वजह से फ्रांस स्टेबल हुआ है। और इंग्लैंड के अंदर सिविल वार जो है हो रही है, और इस सिविल वार के अंदर पीस उसी टाइम आ सकता है जब इंग्लैंड के अंदर भी एक एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, यानी एक ऐसा बंदा आ जाए, मोनार्क आ जाए, जिसको फुल पावर्स दे दी जाए, और उसके बाद वो इंग्लैंड को जो है वो ठीक रास्ते पे ले आएगा, और एक जो पावर की स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगी, और इंग्लैंड स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। तो पहले तो इंग्लैंड में उसने बड़ी वार देखी, उसकी वजह से उसका माइंड बड़ा अफेक्ट हो गया, फियर आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जब वो फ्रांस गया तो उसने बड़ी स्टेबिलिटी देख ली और एब्सोल्यूट मोनार्की देख ली। तो उसके इस एनवायरनमेंट ने हाब्स की फ़िलासफ़ी को पूरी तरह से अफेक्ट कर दिया। हाब्स क्या करेगा आगे, अपनी फ़िलासफ़ी में एक एब्सोल्यूट मोनार्क क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो उसने लेवियाथान में क्रिएट किया। तो ये हाब्स की बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो बता दी हैं। आगे थोड़ा चलते हैं हाब्स के ह्यूमन नेचर। हाब्स ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है। अभी हर फिलोसफर्स ने ह्यूमन नेचर अपनी बताई, मैंने आपको प्लेटो की भी बताई, मैंने आपको एरिस्टोटल का भी बताया थोड़ा सा कि वो भी क्या कहता है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं इनकी कुछ फ़िलासफ़ीज़ कॉमन है, जिसमें सबसे पहले ये ह्यूमन नेचर पे लिखते हैं, फिर स्टेट ऑफ नेचर पे लिखते हैं, और उसके बाद ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखते हैं, और फिर स्टेट के ऊपर लिखते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर आप कॉमन देखेंगे, ठीक है। जब मैं आगे आपको तीनों पढ़ाऊँगा तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। तो हाब्स ह्यूमन नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट का तो हमने पढ़ लिया कैसी एनवायरनमेंट में था और किधर से इफेक्ट हुआ। फिर हाब्स फिर ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है कि ह्यूमन कैसा है। इंसान के बारे में हाब्स लिखता है कि इंसान जितने भी काम इंसान करता है वो बेसिकली उसके एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पे बेस्ड करते हैं। आपने न्यूटन का लॉ तो पढ़ा होगा, जिसमें वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट अपोजिट इन रिएक्शन।
तो बेसिकली जो हॉब्स है वो भी ह्यूमन की एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस को लेके चल रहा है। ये कहते हैं कि इंसान जो भी काम करता है वो उसके आउटवर्ड इंटरेक्शन की वजह से होती है, यानी जो उसका दूसरे लोगों के साथ या एनवायरनमेंट के साथ या किसी चीज़ के साथ जब उसका इंटरेक्शन होता है तो उसके अंदर जो चीज़ जनरेट होती है उसकी बेस पे वो एक रिएक्शन करता है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, देखें कि जैसा कि आपका किसी सांप के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, तो ये कहता है हॉब्स की फ़िलासफ़ी के मुताबिक कि इंसान ने जैसे ही सांप को देखा तो उसके अंदर एक इम्पल्स जनरेट हुई, ठीक है, और उस इम्पल्स ने जो है ब्रेन को मैसेज किया कि भाई ये सांप है, इसके करीब नहीं जाना, ठीक है। तो ये एक्शन प्रोड्यूस हुआ उसका, ठीक है। तो एक्शन प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद ब्रेन ने दोबारा मैसेज किया कि भाई ये सांप है, इसके करीब जाओगे ये डस लेगा, तो इसलिए अपनी जगह को छोड़ के सांप से पीछे हो जाओ। तो ये ब्रेन ने एक मैसेज किया, मैसेज दोबारा पहुंचा ऑर्गन्स की तरफ और पीछे हो गया, इंसान पीछे हो जाता है। तो इसका पीछे हो जाना उस एक्शन का रिएक्शन हुआ था, जो पहले एक्शन हुआ था जिसने एक मैसेज किया था, और फिर उसके रिएक्शन में एक दूसरा मैसेज है जिसकी वजह से इंसान ने एक रिएक्ट किया और पीछे हो गया। तो हॉब्स कहते हैं कि इंसान जो भी एक्शन कर रहा है वो एक एक्शन, जो भी रिएक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है वो उसका एज अ रिएक्शन होता है। और ये पूरी जो इंसान का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की बेस पे इंसान एक्ट करता है। तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स ने पहली बात ये की कि इंसान एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पे काम करता है। तो ह्यूमन नेचर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसने बताई है वो प्लेयर और पेन थ्योरी है, ठीक है, हॉब्स की। हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन के खुशी और गम के बारे में हॉब्स क्या कहता है उसको ज़रा सुनिएगा, बड़े मज़े की इसकी थ्योरी है। हॉब्स कहते हैं कि जब भी इंसान नेचर में कोई चीज़ देखता है तो उस देखने की वजह से उसके माइंड में उसकी कुछ रिलिक्स वगैरह इमेजेस बन जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं फिर मतलब हम टाइम गुजरता है, लेकिन टाइम गुजरने के बाद भी उसकी कुछ याद हमारे पिक्चर जहन में रह जाती है। तो हॉब्स लिखते हैं कि जब भी इंसान जो है किसी चीज़ को देखता है तो वो अपने जहन में उस चीज़ की सेंसेशन क्रिएट कर लेता है, रिलिक्स क्रिएट कर लेता है। फिर हम इंसान के बारे में कहते हैं कि उन रिलिक्स को, उन इमेजेस को यूज़ करके इंसान के करते एक इमेजिनेशन क्रिएट करते, तो उस इमेजिनेशन के ऊपर फिर वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, जब हम किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं फिर हमारे जहन में उसके कुछ टुकड़े आ जाते हैं, उसकी याद रह जाती है उसकी, मतलब कोई भी जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो उसके कुछ टुकड़े, कुछ जहन में हमारे एक पिक्चर आती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। इमेजिनेशन के बाद हम उस चीज़ से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, कुछ किसी चीज़ को हम देखते हैं, देखने के बाद हमारे जहन में एक आइडिया आ जाता है, उस चीज़ का एक इमेज आ जाता है, ठीक है। उस इमेज पे, रिलिक्स पे हम उसकी इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, देखने में तो ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए। फिर हमारी उसके साथ इमेजिनेशन की वजह से एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि भाई इस तरह से चलनी भी चाहिए ये, ठीक है। तो हॉब्स कहता है कि जब इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन के बाद एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस में ऐसा होता है कि जब इंसान की कोई चीज़ आगे से वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो तो इंसान को खुशी होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ जैसी उसने सोची है, उसकी जो एक्सपेक्ट जो कर रहा है, अगर उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती तो इंसान को गम होता है, पेन होता है उसको। तो ये है इसकी प्लेयर एंड पेन थ्योरी, कि जब कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कोई चीज़ उसकी होती है तो उसको प्लेयर होती है, लेकिन जब कोई चीज़ उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती तो उसको पेन होता है। हम भी अपनी डेली लाइफ में कहते हैं भाई इतनी उम्मीदें ना बांधो, ठीक है। जब उम्मीदें होती हैं तो उम्मीदों के मुताबिक जब काम नहीं होता तो इंसान को दुख होता है। तो हॉब्स भी यही बात कर रहे हैं। तो फिर तीसरी बात ये क्या कहते हैं आगे
कि गुड एंड बैड के बारे में क्या कहते हैं हम। देखिए हमारा तो कॉन्सेप्ट है, हम तो ये इस तरह से चीज़ों को फ़िलासफ़ी में इस तरह से नहीं देखी जाती। हम इस तरह से चीज़ को देखते हैं, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ हम वेस्ट को देखते हैं, हम कहते हैं उनका कल्चर नहीं है अच्छा भाई, वो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, हम अच्छे हैं। लेकिन बेसिकली कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, इंसान का एटीट्यूड उस चीज़ की तरफ उसको अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक है, हमारे नज़दीक कोई चीज़ बुरी है लाजमी नहीं है कि दूसरों के लिए भी वो चीज़ बुरी हो। ठीक है, वेस्ट के लिए उनका जो कल्चर है वो अच्छा है, क्यों, उनका एटीट्यूड जो है उस चीज़ की तरफ पॉजिटिव है। लेकिन हम जब उस चीज़ को देखते हैं हमें नेगेटिविटी लगती है, क्यों, हमारा एटीट्यूड उस चीज़ की तरफ डिफरेंट है। लेकिन बेसिकली अगर चीज़ तो बैड नहीं है, बेसिकली इंसान का एटीट्यूड उस चीज़ की तरफ उसको गुड और बैड बनाता है। ठीक है, तो हाब्स ये कहता है ह्यूमन नेचर में फर्दर आगे क्या कहते हैं, हाब्स कहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बेसिकली ये इंसान का एटीट्यूड होता है कि वो उसको अच्छा या बुरा बना देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन हाब्स ने जो ह्यूमन नेचर के बारे में बात की वो क्या थी, जो मैंने आपको बताई है कि इंसान की जितने भी एक्शंस होते हैं वो एक्शन और रिएक्शन बेस्ड पे फोर्सेस पे बेस्ड करते हैं। फिर हाब्स की मैंने आपको प्लेयर एंड पेन थ्योरी बताई, और फिर मैंने आपको उसके गुड एंड बैड के बारे में कॉन्सेप्ट भी दिया। फिर चौथी बात जो हाब्स करता है ह्यूमन नेचर के बारे में, वो कहता है कि इंसान कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से आता है। वो कहता है कि इंसान कॉन्फ्लिक्ट में उस टाइम आता है जब दो इंसानों के दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक ही चीज़ को लेने के लिए जब दो इंसान आते हैं तो उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर वो दूसरी चीज़ कहते हैं ग्लोरी एक ऐसी चीज़ है, ग्लोरी कहते हैं फेम अटेन करना। तो ग्लोरी अचीव करने के लिए भी इंसानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो ग्लोरी अचीव करने के लिए बाकी इंसानों के जो राइट्स हैं उनको ख़राब कर देते हैं, उनको वायलेट कर लेता है। तो ये कंपटीशन एंड ग्लोरी जो है ये इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चार मैंने आपको मेजर थेरीज़ या जो मेजर पॉइंट्स बताए हैं हाब्स के, एक उसकी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, और दूसरी उसकी प्लेयर एंड पेन थ्योरी, तीसरा कॉन्सेप्ट अबाउट गुड एंड बैड, और चौथा कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से डेवलप होता है। तो ये फुल हाब्स की स्टेट ऑफ नेचर हाब्स की ह्यूमन नेचर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब हाब्स ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या कहता है। ठीक है, पहले तो हमने हाब्स स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर के अंदर क्या कहता है, इधर हेडिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ स्टेट ऑफ नेचर है, हाब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर। हमने ये डिस्कस तो कर लिया कि हाब्स ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है। अब स्टेट ऑफ नेचर के बारे में हाब्स क्या कहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद वो वाली स्टेट है जब इंसान पैदा हुआ था, उस टाइम की जो स्टेट होती है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो हाब्स उस चीज़ के बारे में क्या लिखता है कि वो कैसी थी। हाब्स के नज़दीक वो जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में था तो इंसान बड़ा जो है बुरा था। ठीक है, ये कहते हैं इंसान बड़ा बुरा था, इंसान सेल्फिश किस्म का था जो कि हर काम सेल्फ मोटिवेशन पे करता था। ये उसी टाइम अच्छा होता था जब इसके इंटरेस्ट में अच्छा होना होता था, और ये उस टाइम बुरा होता था जब इसके इंटरेस्ट में बुरा होना होता था। और ये हर वो काम करता जिससे इसको पावर मिले, और पावर ही बेसिकली इसका सेल्फिश इंटरेस्ट था। यानी ये ह्यूमन की बड़ी एक ग्रिम पिक्चर आपको देते हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान लड़ते रहते थे क्योंकि हर एक का अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। जो पावरफुल होता उस स्टेट ऑफ नेचर में वो क्या करता, वीकर को मार देता और उससे उसका जो कुछ होता उससे ले लेता। और स्टेट ऑफ नेचर में माइट एंड राइट का रूल चल रहा था, जो पावरफुल था वही सब कुछ था और वीकर की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। इंसान इंतहाई ईगोइस्टिक किस्म का था जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट पे चल रहा था। तो बेसिकली हाब्स ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो ह्यूमन है उसकी बड़ी ग्रिम पिक्चर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी स्टेट ऑफ नेचर थी। लेकिन इस स्टेट ऑफ नेचर में मसले आए।
स्टेट ऑफ नेचर के अंदर सबसे पहले हाब्स के नज़दीक ये मसला है कि इंसान की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। इंसान को हर टाइम दूसरे इंसान से ख़तरा है कि वो इसकी जान ले लेगा, उसको मार देगा, क्योंकि पावरफुल जो होता है वो वीकर को मार रहा था, फिर पावरफुल के ऊपर भी एक पावरफुल होता था, वो उसको मार देता। तो एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो उस स्टेट ऑफ नेचर में हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की प्रोटेक्शन चाहिए थी, ठीक है, जो कि वहाँ पर नहीं थी। और दूसरी बात हाब्स जो करते हैं वो ये करते हैं कि उस टाइम जो लॉज ऑफ नेचर से मुराद मेरी ये है कि जो नेचर ने ला दिए हैं, यानी सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है, ज़िंदा रहने का हक, इस तरह के जो लॉज ऑफ नेचर हैं, तो वो कहते हैं कि हर इंसान इन लॉज ऑफ नेचर्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था, अपने तरीके से इनकी मायने निकाल रहा था, जिसकी वजह से लॉज ऑफ नेचर की इंटरप्रिटेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये दो मसले आए हैं इंसान के स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। अब हमने कितनी चीज़ें हाब्स की डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, फिर हम हाब्स ने ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या कहा था उसके बारे में हमने पढ़ा था, और फिर हमने ये पढ़ा कि हाब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में इंसान का क्या कहा वो पढ़ा है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले काइंडली, फिर हम आगे मूव करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हाब्स के। जी तलहा, मैंने पहले बताया है कि इन सोशल कॉन्ट्रैक्टर में से एक क्वेश्चन आता है, समटाइम दो भी आ जाते हैं, लेकिन एक ज़रूर आता है। अब आपने तो हाब्स का पूछा, अब मुझे ये तो नहीं पता कि हाब्स में से ही आएगा, इस बारे में तो आपको कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा रज़ा, मैंने आपको प्लेयर और पेन थ्योरी का आप पूछ रहे हैं रज़ा। देखिए, प्लेयर और पेन थ्योरी का मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कोई चीज़, हाब्स कहता है कि जब भी कोई चीज़ इंसान की, पहले तो हाब्स का मैंने ये बताया कि उसने इंसान का ड्राइव कैसे किया एक्सपेक्टेशन तक का, कि पहले किसी भी चीज़ के बारे में इंसान के रेलिक्स बनते हैं देखने के बाद, फिर उन रेलिक्स को यूज़ करते हुए वो इमेजिनेशन क्रिएट करता है, फिर इमेजिनेशन के बाद वो एक्सपेक्टेशंस बनाता है, और फिर उन एक्सपेक्टेशंस के बाद जब कोई चीज़, हाउस कहता है एंड में कि जब कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन हो तो इंसान को प्लेजर होती है, लेकिन जब कोई चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती तो इंसान को पेन होता है। तो ये इंसान की ह्यूमन नेचर के बारे में उनकी प्लेजर पेन थ्योरी है, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गई है सबको? गुड। चलिए आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। हाब्स के देखिए, मैंने आपको बताया था कि हाब्स ने जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया, एक तो ह्यूमन नेचर है, फिर स्टेट ऑफ नेचर में जो बताया कि इंसान इगोइस्टिक है, नेस्टी है, ब्रूटिश है, जो सेल्फिश इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, माइट एंड राइट है, जो पावरफुल है, वीकर को मार रहा है, और एक स्टेट ऑफ वॉर है, ठीक है, जिसमें कोई भी इंसान महफूज नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हाब्स ने कहा कि दो तरह के मसले अराइज हुए उसकी स्टेट ऑफ नेचर के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सबसे पहला मसला, मैंने आपको वो दो मसले दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहला मसला उसकी स्टेट ऑफ नेचर में ये आया कि कोई भी इंसान महफूज नहीं था, क्योंकि माइट एंड राइट चल रहा था, पावरफुल वीकर को मार रहा था, फिर उससे जो पावरफुल होता वो दूसरे पावरफुल को मार देता, तो इंसान की ज़िंदगी को एक कंटिन्यूअस ख़तरा था। तो इस ख़तरे की वजह से उनको अपनी जानों की हिफाजत चाहिए थी। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये कि लॉज ऑफ नेचर को हर इंसान अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो रही थी, उसमें मसला आया, तो एक कॉमन इंसान चाहिए था। अब मैं बताने लगा हूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हाब्स ने किया क्यों है। हाब्स ने कहा कि इंसानों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों है। तो हाब्स ने ये कहा कि इंसान को एक तो लाइफ की सेफ्टी चाहिए थी उस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जिसमें कंटिन्यूसली वार हो रही थी, एक इंसान दूसरे से लड़ रहा था, उस लाइफ को, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। और फिर दूसरा एक ऐसा उसको बंदा चाहिए था जो कि लॉज ऑफ नेचर को एक ही तरीके से इंटरप्रेट करे, जो कि सबके लिए बराबर हो। इस मकसद के लिए, इन दो पर्पसेस के लिए
सारे इंसान जो उस टाइम थे वो जमा हुए एक जगह पे। जमा होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी राइट्स थे वो एक बंदे को सरेंडर कर दिए। उन्होंने, और उस बंदे को जितने भी राइट थे उन्होंने, ठीक है, वो इंसान के जो भी राइट्स थे उससे पहले जो एक्सरसाइज कर रहा था, इंसान एक ही जगह पे जमा हुए और उन्होंने अपने सारे राइट्स कहे कि हम अपने राइट इस बंदे को देते हैं, आज के बाद हमें ये गवर्न करेगा, ठीक है, हमारे ऊपर ये रूल करेगा, और इस शर्त के ऊपर दिए कि वो हमारी प्रोटेक्शन करेगा और हमारे लिए कॉमन इंटरप्रिटेशन करेगा लॉज की, ठीक है। ये दो शर्तें कि हमारी एक प्रोटेक्शन करेगा और दूसरा कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करेगा। इन दो शराइत के ऊपर इंसानों ने क्या किया, अपने सारे के सारे राइट्स उस सावरन को दे दिए। सावरन से मुराद वो बंदा है जिसको उन्होंने राइट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सरेंडर किए, ठीक है। दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हॉब्स ने जो दो बातें बताई, एक तो लाइफ को थ्रेट था उनकी, और दूसरी बात कॉमन इंटरप्रेटर नहीं था जो कि लॉज को एक जैसा इंटरप्रेट करे। इन दो चीज़ों के पेश नज़र इंसानों ने क्या किया, ये सोचा कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें हमारी जानों की हिफाजत कर सके और कॉमन इंटरप्रेटर का काम कर सके। तो इस गर्ज से सारे लोग जमा हुए और उन्होंने क्या किया, सब ने कहा कि हम अपने सारे राइट्स, उस टाइम जो कोई बंदा था जो उन्होंने चूज़ किया कि हम इस बंदे को अपने सारे राइट्स सरेंडर करते हैं, इस शर्त के कि ये हमारी हिफाजत भी करेगा हमारी जानों की और हमें कॉमन इंटरप्रेटर भी होगा। तो इस शर्त पे उन्होंने सोशल एक जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में कि हम ये सरेंडर कर रहे हैं, उस चीज़ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। होप सो कि बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको समझा दिया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या हॉब्स ने कैसे किया। तो ये हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा उसी का है, ठीक है, कि मैन एंटर क्यों हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो दो रीज़न मैंने आपको बताई हैं, एक तो उसकी लाइफ को थ्रेट था आर टाइम और दूसरा कॉमन इंटरप्रेटर नहीं था। अब हम अगर यहाँ तक किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट का समझ नहीं आया, आगे हम इसी के कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का था, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ये आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्यों था। हॉब्स ने क्या बताया कि आखिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो मैंने बताया। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। समझ आ गया सबको? अहमद, रज़ा, हमाद, रिदा, ओके जी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या थी, किस टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट था। ये बड़े मज़े की बातें हैं। हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का था, यूनिलैटरल टाइप का था। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, यूनिलैटरल नहीं करते बल्कि बायलैटरल होता है कि दोनों आते हैं इंसान, एक कहता है मैं ये करूँगा, इन बदले में तुम ये करोगे, ठीक है। जैसे एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी में दोनों पे कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं कि मैं ये करूँगा और इसके बदले में तुम ये करोगे, ठीक है। तो और दोनों जो पार्टी होती हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एक ही पार्टी कहती है बस मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तुम्हारे साथ, नहीं, बल्कि दोनों हमेशा दो बंदे आपस में अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जो यूनिलैटरल था, यानी इसमें लोग आए हैं और उन्होंने खुद ही एक बंदे को पावर सरेंडर कर दी सारी, और उस बंदे ने उनको नहीं कहा कि मैं आपसे पावर लेना चाहता हूँ इसलिए आप मुझे दें, लोगों ने खुद ही उसको पावर सरेंडर कर ली। तो हॉब्स कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो सावरन है जिसको पावर सरेंडर की गई है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि लोगों ने खुद ही उसको पावर सरेंडर की है। इसलिए जो हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सावरन जिसको पावर सरेंडर की गई है वो उसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा यूनिक फीचर है कि हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सावरन पार्ट नहीं है बल्कि लोग ही पार्ट हैं जिन्होंने पावर अपनी सरेंडर की है।
ठीक है। तो पहला फीचर ये हो गया हाब्स के कॉन्ट्रैक्ट का कि हाब्स का कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात, हाब्स ने अपने जो सावरन, जिस बंदे को पावर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पावर दी गई है, ठीक है, सावरन जो है उसको एब्सोल्यूट पावर दे दी हाब्स ने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा कि लोग आए और लोगों ने क्या किया, एक सावरन चुना है और उस सावरन को उन्होंने क्या किया, एब्सोल्यूट यानी फुल पावर दे दी, यानी जो वो चाहे वो कर सकता है। लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि उन्होंने इसको पावर दे दी है, अब इसकी ये हमें प्रोटेक्ट करेगा और जैसे मर्ज़ी है ये करे, हमने इसको पावर दे दी गई है। तो हाब्स कहता है कि लोगों ने एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें सावरन पार्ट नहीं था, और उस सावरन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें सावरन पार्ट नहीं था, उस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने सारी की सारी पावर उस सावरन को दे दी कि जो वो चाहे वो कर सकता है। इस वजह से सावरन अगर चाहे भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसोबे कर सकता है क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन लोग डिसोबे नहीं कर सकते सावरन को क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हैं कि वो सावरन को ओबे करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सावरन डिसोबे कर सकता है लेकिन लोग डिसोबे नहीं कर सकते, और सावरन के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर्स हैं, जो वो चाहे वो कर सकता है। जो तीसरी बात करते हैं कि सावरन विल बी द क्रिएटर ऑफ लॉ एंड ही हिमसेल्फ विल बी अबव द लॉ, यानी तीसरा फीचर ये है उसके कॉन्ट्रैक्ट का कि उसने जो सावरन क्रिएट किया अपने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, उसने सावरन को ये पावर भी दे दी कि लॉज सावरन बनाएगा, लेकिन वो लॉज किसके ऊपर लगेंगे, सिर्फ लोगों के ऊपर जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग शामिल हैं सिर्फ वो लॉज उनके ऊपर अप्लाई होंगे, सावरन के अपने ऊपर वो लॉज नहीं अप्लाई होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सावरन उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है। ठीक है तो बड़े मज़े के इसके फीचर्स हैं कि सावरन ही लॉ बनाएगा सबके लिए, सारे लोगों के लिए इक्वली वो लॉ बनाएगा, लेकिन वो लॉ सिर्फ लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे, सावरन के ऊपर वो लॉ नहीं अप्लाई होंगे, सावरन अबव द लॉ होगा। क्यों अबव द लॉ होगा, क्योंकि सावरन तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल था, तो सावरन बाउंड नहीं है लॉज का, बल्कि सावरन क्रिएटर ऑफ लॉ होगा। तो ये भी हाब्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। आप देखते जाएं कि ये सारा एब्सोल्यूट सावरन क्रिएट कर रहा है जो सब कुछ करेगा। इसके बाद जो हाब्स अपने ड्यूटी इम्पोज करता है अपने सावरन के ऊपर, वो ये कहता है कि हाब्स कहता है कि जो उसका सावरन होगा वो उसकी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, कि वो क्या करेगा इसी शर्त पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो उनकी लाइव्स भी प्रिजर्व करेगा और लोगों की जान की हिफाजत करेगा, उनकी लाइव्स को थ्रेट ना हो। तो वो कहता है कि सावरन का काम है कि वो उनकी लाइव्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उसके बाद कुछ सजेशन भी वो सावरन को करता है। वो ये कहता है कि सावरन को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में या लोगों की नज़रों में उसकी वक़्त कम हो। ठीक है, ये एक सजेशन देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है हाउस फर्दर, हाउस कहता है कि सावरन वो बंदा होगा जो डिसाइड करेगा कि जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है। ठीक है, यानी कि कॉमन इंटरप्रेटर का काम जो हो रहा है, जो डिसाइड करेगा कि जस्ट क्या है, यानी इंसाफ क्या है और नाइंसाफ़ी क्या है, या अच्छा काम क्या है या बुरा काम क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, सावरन। जिस काम को सावरन बुरा करार देगा वो काम बुरा होगा सारे लोगों में, और जिस काम को सावरन अच्छा करार देगा वो अच्छा होगा। यानी जिस काम को जुर्म करार दे वो जुर्म होगा, जिसको ना करार दे वो नहीं होगा, वो अच्छा काम होगा। यानी कि सावरन वो बंदा होगा जो ये बात भी डिसाइड करेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इवन अगर वो बुरे को अच्छा करार दे तो वो कर सकते हैं, और सावरन को ओबे करना ड्यूटी है कि सावरन को ओबे किया जाए क्योंकि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए फर्दर हाब्स लिखते हैं कि लोगों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने सावरन को अपोज करें, क्योंकि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम सावरन को ओबे करेंगे, और सावरन को तो उन्होंने सारे राइट्स दे दिए हैं कि वो उनको गवर्न करे। तो लोगों ने ये राइट खो दिया है कि वो सावरन को अपोज करें। सावरन जो भी डिसाइड करेगा लोग उसको ओबे करेंगे क्योंकि लोग बाउंड है अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ठीक है,
फिर फर्दर हाउस लिखते हैं कि सावरन जो होगा वो एट अ टाइम लॉ मेकर भी होगा, वो लॉज बनाएगा भी लोगों के लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट भी करेगा और लॉ को फिर हैज़ अ जज भी करेगा कि अगर कोई नहीं पूरा करता उस लॉ को तो उसको सज़ा भी देगा। तो एट अ टाइम वो मेकर भी होगा, एग्जीक्यूटर भी होगा और जज भी होगा सावरन। यानी आप देख रहे हैं कि कितना एब्सोल्यूट किस्म का सावरन क्रिएट कर रहा है जिसके पास सारी की सारी पावर्स होंगी। और ये किधर से इन्फ्लुएंस थे? फ्रांस से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और हाब्स को इसी वजह से प्रॉफिट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कहा जाता है। ये अक्सर MCQs में आता है पॉलिटिकल साइंस में कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सिस्टमेटिकली किसने दिया, तो वो हाब्स ने दिया है। हाब्स को प्रॉफिट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। तो हाब्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसने डेमोक्रेटिक अटैक किया डेमोक्रेसी के ऊपर। अब ये बहुत ज़बरदस्त बात है, किस तरह से, ज़रा समझिएगा इस बात को कि हाब्स के बारे में कहा जाता है कि इसने डेमोक्रेटिक अटैक किया है डेमोक्रेसी के ऊपर। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में यही होता है कि लोग मशवरे के साथ आगे चलते हैं, यानी गवर्नमेंट जो बनाते हैं उसमें लोग वोट करते हैं। वोट एक टाइप का कंसेंट है, मशवरा है, यानी अपनी एक विल से काम करते हैं। तो हाउस का अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक अटैक है। किस तरह से? अभी देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, लोग जमा हुए और लोगों ने अपनी विल, यानी जिस तरह डेमोक्रेसी में विल होता है, लोग एक बंदे को चुनते हैं, लोगों ने अपनी विल के ज़रिए एक बंदे को चुन लिया, ठीक है, ये तो हो गई डेमोक्रेसी। और उसके बाद चुनने के बाद उस बंदे को क्या किया, एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। यहाँ पर वो डिक्टेटरशिप की तरफ आ गए। यानी पहले तो उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से काम किया और फिर वो उन्होंने जो पावर, एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेटिक अटैक किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होती। डेमोक्रेसी में बाय लॉ जितनी पावर्स होती हैं वही होती हैं। जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स देता है डेमोक्रेसी के ऊपर, उसके अलावा कोई भी पावर नहीं होती। लेकिन हाउस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो डेमोक्रेसी को यूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट करने में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पावर नहीं दी गई, बल्कि डेमोक्रेसी के अपोज डिक्टोरियल पावर दे दी गई हैं। इसलिए जो प्रिंसिपल यूज़ किया है हाउस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, वो डेमोक्रेसी का यूज़ किया है, लेकिन जो बंदा क्रिएट किया है वो डेमोक्रेसी के अपोजिट, यानी डिक्टेटर, जिसको हम मुनाक कहते हैं, एब्सोल्यूट मुनाक, वो क्रिएट किया है। तो इसलिए आपके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है डेमोक्रेटिक अटैक ऑन डेमोक्रेसी किया है। तो ये हाब्स का पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मैंने बताया है। पहले आपको मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ था, कौन सी वजूहात ऐसी हुई कि लोग कंपेल हुए कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर मैंने आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया कि नेचर किस किस्म की थी, किस टाइप का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि सावरन के पास क्या क्या पावर थी। मैंने आपको बताया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यूनिलेटरल भी था, फिर उसने सावरन को एब्सोल्यूट पावर भी दे दी, लोगों ने सारी पावर अपनी सरेंडर कर दी सावरन को। सावरन जो है लॉ मेकर भी हुआ है, लॉ एग्जीक्यूटर भी है, जज भी है, ठीक है। वो एट अ टाइम सारे काम कर सकते हैं, वही डिसाइड करेगा कि गुड क्या है, बैड क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। इसलिए हाब्स को फादर ऑफ एब्सोल्यूट और या प्रॉफिट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जी रज़ा, असल पेपर में जो MCQ आता है वो इसी तरह से आता है कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो आपने डायरेक्टली हाब्स का लिखना है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे से हाब्स ने ही जो है कॉन्सेप्ट दिया था। मारिया क्या पूछ रही, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन लिखें, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है। अच्छा, सावरन को क्यों नहीं अपोज कर सकती उसकी
सब्जेक्ट उसके लोग क्यों नहीं सावरन को अपोज? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि हाब्स का कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट था और उस यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में लोग उसका सिर्फ पार्ट है, सावरन पार्ट नहीं है जिसको पावर सरेंडर की। देखिए उसने तो नहीं कहा कि मुझे पावर सरेंडर करो या मुझे चूज़ करो तुम लोग, लोगों ने खुद ही उसको चूज़ किया और कहा कि हम तुम्हें अपनी सारी पावर देते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का सावरन पार्ट नहीं है, सिर्फ लो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो इसलिए वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हाब्स कहता है कि जो सावरन है वो तो अपनी ड्यूटीज से या वो कोई भी ऐसा कोई भी काम कर सकता है जो लोगों को बुरा लगे, लेकिन लोग उसको डिसोबे नहीं कर सकते इस वजह से कि उसने कोई गलत काम किया है। वो गलत काम कर सकता है क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन लोग ऑब्लिगेशन से बाउंड हैं लोगों के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम इसको ओबे करेंगे। तो इसलिए जो सब्जेक्ट है, जो सावरन है, वो तो अपने चीज़ को इग्नोर कर सकता है सब्जेक्ट को, लेकिन सब्जेक्ट अपने सावरन को डिसोबे नहीं कर सकती। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, आगे चलें। समझ आ रही है ना यहाँ तक क्लियरली? ठीक है, अब आगे चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सावरन हम पढ़ेंगे कि यानी जो कॉन्ट्रैक्ट से सावरन क्रिएट किया आपने, उसके तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर भी कर ली। अब जो सावरन से मुराद वो बंदा है जिसको राइट सरेंडर किए गए हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हाब्स क्या कहता है कि उसकी क्या राइट्स होंगी और क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसके बारे में हाब्स कहता है। हाब्स कहता है कि सावरन का ये राइट होगा कि वही लॉ बनाएगा, यानी उसके अलावा किसी बंदे के पास ये राइट नहीं होगा कि वो लॉज बनाए, क्योंकि लोगों ने उसको राइट सरेंडर किया तो ये उसका राइट है कि वही लॉज बनाएगा। दूसरी बात, वही बंदा लॉ इम्प्लीमेंट भी करेगा, ठीक है, और इक्वली इम्प्लीमेंट करेगा सबके ऊपर, ठीक है। तीसरी बात कि वही डिसाइड करेगा जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसाफ क्या है, ना इंसाफ़ी क्या है, वही डिसाइड करेगा, ये उसका राइट है। तीसरा, उसके पास ये राइट है कि वो जिसको माफ़ कर दे, जिसको सज़ा दे दे। तीसरी बात ये है कि ये उसका राइट है कि सब्जेक्ट उसको ओबे करे, यानी उसके लोग उसको ओबे करें, क्योंकि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में और कॉन्ट्रैक्ट में यही डिसाइड हुआ था कि वो उसको ओबे करेंगे। तो सावरन का ये राइट है कि उसको लोग ओबे करें। तो ये कुछ राइट्स ऑफ सावरन हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ड्यूटीज़ ऑफ सावरन। तो हाब्स कहते हैं कि सावरन अगर ये काम करे तो उसको ये काम करने चाहिए। एक तो उसको लोगों की हिफाजत, जान की हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नली भी अगर कोई एग्रेशन हो तो उसको हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी बात, उसको लोगों के अंदर इक्वलिटी क्रिएट करनी चाहिए, यानी सबके ऊपर बराबर के लॉज अप्लाई करे, इक्वल जस्टिस करे सबके ऊपर। तो ये भी कहते हैं, ये भी उसकी ड्यूटी है। और तीसरा बात ये है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उसके लोगों की जान ख़तरे में पड़ जाए। तो ये कुछ ड्यूटीज़ जो हैं हाब्स ने बताई हैं अपने सावरन की, ठीक है। अब हम आते हैं कि स्टेट क्रिएट हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना, स्टेट क्रिएट हो गई, लोग एक सावरन के अंडर आ गए, सावरन किस टाइप का होगा वो बता दिए, सावरन के राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी वो बता दी। अब हाब्स आता है क्लासिफिकेशन करने पे कि कितनी टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं। हमने अरिस्टोटल की पढ़ी, 6 टाइप की थी। तो हाब्स क्या कहते हैं, हाब्स जो है गवर्नमेंट को 3 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं मोनार्की, फिर एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। मोनार्की रूल ऑफ वन मैन है जो इन्होंने क्रिएट किया। एरिस्टोक्रेसी में कुछ वेल्दी लोग जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, वो आके, उनके पास इंटेलेक्चुअल भी होता है और वेल्थ भी होती है, वो आके हुकूमत करते हैं, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी हम सबको पता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी इन विच पीपल चूज़ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, या राइट ऑफ पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में गवर्नमेंट को वो डिवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट 3 तरह की हो सकती है, या तो वो मोनार्की हो, या एरिस्टोक्रेसी हो, या डेमोक्रेसी हो।
हाब्स कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन तीनों में से वो वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अमन को ला सके, जो लोगों में स्टेबिलिटी और अमन ला सके। मैंने आपको कहा है कि हाब्स के अंदर एक फ़ियर था, वो उस फियर को अमन में कन्वर्ट करना चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड में सिविल वॉर हो रही थी। तो सिविल वॉर में एक जंग जदल हो रही थी, तो वो पीस चाहता था किसी भी तरह से, तो उसका फोकस पीस के ऊपर है। तो हाब्स कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही है जो पीस ला सके, सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सके और अपने सब्जेक्ट की लाइफ्स को खुश रख सके। और हाब्स के नज़दीक ये वाला काम उस टाइम हो सकता, उसी इन तीनों में से सिर्फ मोनार्की में बेस्ट हो सकता है, क्योंकि मोनार्की में सारी पावर एक बंदे के पास होंगी तो वो अच्छे तरीके से लोगों को खुश रख सकता है। तो बेसिकली उन्होंने वही एब्सोल्यूट मोनार्क बना दिया इस अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी, कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की है, क्योंकि उसमें पावर एक बंदे के पास होती है और वो पीस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट में किसी को समझ नहीं आई तो वो मैसेज कर सकता है। हारिस आज बहुत चुप है। जी जी हारिस बोले। जी उसके नज़दीक मोनार्की जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो ये समझता था कि, क्योंकि वो उसने पहले ये बात कर दी कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके नज़दीक जहाँ पर पीस लाया जा सके लोगों में भी और उनकी लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसके नज़दीक ऐसा काम उसी टाइम हो सकता है, उस गवर्नमेंट में हो सकता है जहाँ पर मोनार्की हो, जहाँ पर मोनार्की चल रही हो, उस सिस्टम में ये काम बेहतर हो सकता है। तो इसलिए उसकी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की ही है। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो पूछ ले, फिर हम आगे चलें। एंड होने वाला है हाब्स का, चलें आगे। ठीक है, अब हम एंड है हमारा हाब्स का। अब हम काम डिस्कस कर लेते हैं कि हाब्स का काम, फिलॉसफी जो ओवरऑल हमने डिस्कस की कि हाब्स ने क्या काम किया। सबसे पहले वही बात, हाब्स का सबसे बड़ा काम ये है कि इसको प्रॉफिट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कहा जाता है, यानी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का एक मुकम्मल इसने साइंटिफिक वे से कॉन्सेप्ट दिया। तो ये हाब्स का एक काफ़ी अच्छा काम था। दूसरी बात, हाब्स ने पॉलिटिकल साइंस को इंटीग्रेट किया, जोड़ा साइकोलॉजी से। मैंने आपको बताया प्लेयर पेन थ्योरी किस तरह से, फिर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, तो इसने एक साइकोलॉजी के तहत पॉलिटिकल साइंस को जोड़ा, अपनी फ़िलासफ़ी को साइकोलॉजी से जोड़ा। तो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को इसने साइकोलॉजी से जोड़ा, ये भी इसका काफ़ी अच्छा काम है। तीसरी बात, इसने मोरालिटी को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया, यानी इसने कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती। जब भी स्टेट का इंटरेस्ट आता है तो स्टेट अपने इंटरेस्ट को अचीव करती है, उसमें वो मॉरल वैल्यूज़ को नहीं देखती कि भाई ये गरीब स्टेट है इसके साथ बुरा ना करें हम, नहीं, बल्कि जब स्टेट का इंटरेस्ट आता है तो वो छोटी स्टेट से भी अपना इंटरेस्ट निकालेगी, चाहे वो बुरे तरीके से ही क्यों ना निकाले। तो स्टेट की कोई मोरालिटी नहीं होती, तो उसने पॉलिटिक्स के अंदर से मोरालिटी को ख़त्म किया, यह भी उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है। चौथा काम जो है, उसने रिलीजन से पॉलिटिक्स को ख़त्म किया, सेकुलराइजेशन की पॉलिटिक्स की, कि रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, बल्कि पॉलिटिक्स के सबऑर्डिनेट होना चाहिए रिलीजन। तो ये भी इसका काम है। और इसी की थ्योरी लेटर ऑन जॉन ऑस्टन ने अडॉप्ट की। आपको जॉन ऑस्टन भी एक काफ़ी अच्छे लॉ की उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, तो हाब्स की थ्योरी उन्होंने लेटर ऑन अडॉप्ट की। तो ये है हमारा हाब्स जो है मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इसके बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे लॉक पे, जॉन लॉक पे, तो काइंडली पूछ लें जिसने